Hello guys, welcome back to my channel, and today in this video we will discuss about class 12th MCQ CBSE सैम्पल पेपर आ चुका है क्लास 12th का। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में मैसेज कर रहे थे इंस्टा पे कि दीदी सैम्पल पेपर डिस्कस करा दो। तो इस वीडियो में आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, पार्ट्स में आएंगे वीडियोस, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अभी जब ये वीडियो आप देखोगे तो मैं अभी 1 घंटे पहले ही बना रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकती हूँ। जितने भी आप देख लो, नेक्स्ट पार्ट आएगा कल परसों में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, और सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से लिया है एकदम सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। इनमें से कौन सा एक्टिव लिसनिंग का स्टेज नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ है जब ऐसा नहीं लगता कि जो बंदा हमारी बात सुन रहा है वो एक एक्टिव लिसनर है। एक्टिव लिसनर, अगर आप किसी की कोई बात सुन रहे हो तो आपको कुछ रिस्पॉन्स करना होता है कि भाई मेरे को सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है मेरे पास रिसीविंग, नॉन रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग और रिमेम्बरिंग। अगर कोई मेरी बात रिसीव कर रहा है इसका मतलब वो एक्टिव लिसनर है। अगर कोई मेरी बात रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, मैं कुछ बोले जा रही हूँ और मेरे ख्याल से उसे सुनाई नहीं दे रहा या फिर वो समझ नहीं रहा, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उधर से, तो इसका मतलब नॉन रिस्पॉन्डिंग, एंड दिस इज नॉट ए स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, नॉन रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, मैं जैसे अगर आपको बोल रही हूँ, आपके सामने मैं बैठकर कुछ बोल रही हूँ और आप हाँ 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 बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। रिमेम्बरिंग का मतलब, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने आपको बताया कि भाई पहले क्वेश्चन का आंसर नॉन रिस्पॉन्डिंग है, तो आप अगर इसको याद कर लोगे तो इसका मतलब है कि भाई एक्टिव लिसनिंग है। आपको जो बताया गया था आपने वो सुना और आपको समझ में भी आया और आपको याद भी रह गया। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कम्युनिकेशन स्किल। इनमें से कौन सी की कम्युनिकेशन स्किल नहीं है? तो कम्युनिकेशन स्किल में आता क्या क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। क्या नहीं दिख रहा है? राइटिंग नहीं दिख रही है, और उसके जगह पे है नॉन इवेल्युएटिंग। नॉन इवेल्युएटिंग मतलब आप जो कह रहे हो उसको इवेल्युएट नहीं कह रहे। जैसे कि हम चेक करते हैं, जब हम जो चेक है उसके लिए इवेल्युएट एक सिनोनियम है, और नॉन इवेल्युएटिंग मतलब आप चेक नहीं कर रहे हो, आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या समझ आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ की कम्युनिकेशन स्किल। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन हाउ। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बंदे का मोटिवेशन कुछ भी काम करने के लिए अंदर से आ सकता है ना, फ्रॉम विद इन, उसके अंदर से आ रहा है। तो उस मोटिवेशन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब किसी भी बंदे को कुछ काम करना है, जैसे कि अगर आप 12th क्लास में हो और आपको फ्रॉम विद इन ये मोटिवेशन है कि मुझे टॉप करना है, या फिर मेरे को इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर पहले से बेटर परफॉर्म करना है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है। 73rd बेसिकली जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर ऐसा है जो इस बात को कैरेक्टराइज करता है कि जब किसी बंदे के अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस की बहुत एक्सट्रीम फीलिंग हो जाती है, वो बंदा सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, मैं अच्छी हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, सिर्फ ये मैं ही कर सकती हूँ, बाकी कोई और नहीं कर सकता है, बाकी सब पागल हैं, मैं ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही ज़्यादा सुंदर हूँ, और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मतलब अपनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, सबको इग्नोर करते हुए आपने खुद को सिर्फ इम्पोर्टेंस दी है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74th, डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ वर्टिकल मैनर। अगर आप किसी वर्टिकल मैनर में कुछ सेल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ये आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ी होंगी तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा इसके बारे में।
और अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर वीडियोस बना दूं, आपने नहीं पढ़ा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस अगर मुझे टाइम मिला तो ऑप्शन है हमारे पास कॉलम, रो, सेल या वर्कशीट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कॉलम। अ कॉलम इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ वर्टिकल मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू परफॉर्म माइनस इन स्प्रेडशीट्स। जो स्प्रेडशीट्स बनाई जाती हैं उसके अंदर आपको माइनस अगर करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन, इनमें से कौन सा फीचर आप चूज करोगे? फॉर्मेट ऑप्शन, चार्ट ऑप्शन, ग्राफ्स ऑप्शन या फिर फॉर्मूला? तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा इसके बारे में तो भी उसको पता होगा कि भाई फॉर्मूला लगाना होता है माइनस का स्प्रेडशीट में, और वो पूरा जितना भी डेटा है उसमें से जो भी आपको माइनस करना है वो आराम से माइनस हो जाएगा। 76, नेम द इनफॉर्मल मार्केट वेयर द ट्रेड्स आर नेगोशिएटेड। अब आपकी जो कैपिटल मार्केट वाली बुक है, अब क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि एक ऐसा इनफॉर्मल मार्केट जहाँ पे ट्रेड्स नेगोशिएट किए जाते हैं। तो देखो आप यार एक इतनी बात समझ लो कि जो प्राइमरी मार्केट है ये एक फॉर्मल मार्केट है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है ये भी फॉर्मल मार्केट है, ओवर द मार्केट ये कुछ नहीं होता, ठीक है। बचता क्या है? ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट एक ऑप्शन होता है जो हमको सेकेंडरी मार्केट में मिलता है। ओवर द काउंटर का मतलब है कि भाई आप एक काउंटर पे खड़े हो और वहां पे अब सारी बातें हो रही हैं, इस तरीके से एकदम इनफॉर्मल मीटिंग है बेसिकली। 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी नॉट रेगुलेट्स द पार्टिसिपेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। इनमें से कौन सी एंटिटी सिक्योरिटीज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट नहीं करती, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखो यार यहाँ पे ना, अब जो ये है ना बेसिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ, आंसर यही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। बट कहीं ऐसा मत कर देना कि MCA और MEA को कंफ्यूज कर दो, क्योंकि जो एंटिटी पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज मार्केट में वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कि यहाँ पर नहीं है, DEA। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं कभी भी क्वेश्चन भी पूछती हूँ तो आप लोग गलत बता देते हो। तो जिसको पता है वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर नहीं पता तो इस बात को ध्यान रख लो कि सिक्योरिटीज मार्केट को 4 एंटिटीज रेगुलेट करती हैं, सेबी, RBI, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री होती है, जिसका सिक्योरिटीज मार्केट के इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 78th क्वेश्चन, विच मार्केट सेगमेंट वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी 4 सेगमेंट है फर्दर, ठीक है, और उनकी क्या क्या डेट्स हैं उसको हम कुछ अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो गो थ्रू देम, उसको देख लो, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। और आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये पूछ रहा है कि मार्केट सेगमेंट NSE में सबसे इनिशियली सबसे पहला कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था? रिटेल डेट मार्केट, होलसेल डेट मार्केट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट मार्केट या ओवर द काउंटर मार्केट? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है होलसेल डेट मार्केट। होलसेल डेट मार्केट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी सर्विसेज जून 1994 को कमेंट्स कर चुका था, ठीक है। और ये जो होलसेल डेट मार्केट है ये आपकी जो सिक्योरिटीज है, एक वाइड रेंज ऑफ डेट सिक्योरिटीज प्रोवाइड आप यहाँ पर सेल एंड बाय कर सकते हो। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, PSU बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इस तरीके की चीज़ें आप होलसेल डेट मार्केट में सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। 79th क्वेश्चन, व्हाट डज T+2 रोलिंग सेटलमेंट मीन। T+2 रोलिंग सेटलमेंट का क्या मतलब है? वीकली सेटलमेंट, ट्रेड विल गेट सेटल्ड ऑन द सेम डे, ट्रेड विल गेट सेटल्ड इन 2 वर्किंग डेज, इट इज नॉन सेटलमेंट पीरियड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ कोर्स मैं नहीं बता रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और कुछ आपके लिए भी रहना चाहिए, सब कुछ तो मैं नहीं बता सकती, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और देना है तो देना है, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के छोड़ दोगे, देना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80th, विच एंटिटी कैन नॉट अप्लाई फॉर द मेंबरशिप इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
इनमें से कौन सी एंटिटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? सोशल वेलफेयर सोसाइटीज, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोशल वेलफेयर सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप एंटाइटल्स अ मेंबर टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स and to clear and settle the trades executed on his own account as well as on account of his clients? ये कह रहा है ऐसी कौन सी मेंबरशिप होती है जिससे एक स्टॉक ब्रोकर को ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, अपने ट्रेड्स को क्लियर एंड सेटल करने का एंड अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को भी देखने का पूरा राइट मिलता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर को ही ये सारे राइट्स होते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।